के ऊपर आरोप लगे हैं कि बड़ा घोटाला इन आवंटन के दौरान किया गया। भारी घाटा सरकारी खजाने को हुआ क्योंकि आवंटन सही ढंग से नहीं हुआ। करीब करीब 11 लाख करोड़ घाटा हुआ सरकारी खजाने को। बगैर नीलामी के कोयला खदान बांट दिए गए कंपनियों को, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी थी और पीएसयू भी थी। 155 खदानें ऐसी थी जिनकी नीलामी की ही नहीं गई। और आपको यहाँ बता दें, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। यहाँ पर सिर्फ लो ग्रेड के कोयले को लेकर सीएजी ने अपने पूरे एस्टिमेट बनाए हैं। अगर सोचिए मीडियम ग्रेड या फिर हाई ग्रेड के कोयले को लेकर एस्टिमेट बनाए जाते तो शायद ये जो 11 लाख करोड़ का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये दुगुना भी हो सकता था। दिलचस्प बात यह है कि निजी और सरकारी दोनों ही कंपनियां इस घोटाले में शामिल हैं, यानी कि दोनों ही तरह की कंपनियों को बगैर नीलामी के कोयला खदानों का आवंटन कर दिया गया। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच में है। और भी ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि 2004 के दौरान कोयले मंत्रालय का कार्यभार खुद प्रधानमंत्री ने भी देखा। तो अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि इस वक्त के जो तत्कालीन कोयला मंत्री है वो बात ही गले उतरना लाजमी नहीं होगा। हालांकि एक नया माइनिंग लॉ बनाया गया था जिसके तहत नीलामी को नेसेसरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब तक जो घोटाला हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसका क्या? सीएजी की रिपोर्ट में क्या कहा गया इस घोटाले को लेकर? क्या जो टिप्पणी सीएजी ने की वो क्या थी, वो आपको बताते हैं। देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन जनता के हैं और सरकार कानून सिर्फ इनकी रखवाली कानूनन कर सकती है। प्राकृतिक संपदा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इनसे होने वाले तमाम फायदे जनता के लिए हैं। ये सीएजी ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें अपनी टिप्पणी में कहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी कंपनियों के नाम जिनको इस आवंटन से फायदा पहुंचा है। बंदरगाह जैसे आवंटन को हम नहीं कहेंगे। जो निजी कंपनियां हैं उसमें स्ट्रेटेजिक एनर्जी है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, जिंदल स्टील है। और कितने का फायदा किस किस कंपनी को हुआ, ये आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूषण स्टील, रामस्वरूप लौह उद्योग, जेएसपीएल, एमसीएल, जेएसडब्ल्यू, जेटीएल, टाटा स्टील, ये तमाम प्राइवेट कंपनियां जिनको जबरदस्त फायदा इस आवंटन के जरिए हुआ। और इसके साथ साथ कुछ सरकारी कंपनियां भी, यानी कि जो पीएसयू थी उनको भी फायदा पहुंचाया गया। एनटीपीसी थी, टीएमईबी, एमएसएमसीएल है, एमएमटीसी है, जिन्होंने जबरदस्त फायदा इस सस्ते आवंटन का उठाया। ये देखिए कुछ और कंपनियों के नाम और उनको मिले फायदे का ब्यौरा हम आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस दौरान इस घाटे का आकलन किया गया है तब मंत्री कौन था। 2004 से लेकर जनवरी 2006 तक खुद मनमोहन सिंह ने कार्यभार संभाला था इस मंत्रालय का। जनवरी 2006 से नवंबर 2006 तक शिबू सोरेन इस मंत्रालय को देख रहे थे। फिर नवंबर 2006 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह थे और तब से लेकर 2009 से लेकर अब तक श्री प्रकाश जायसवाल के पास कोयला मंत्रालय का वो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संभालते थे राज्य मंत्री के तौर पर। और उन्होंने कुछ भी इस बारे में कहने से इनकार कर दिया है। और साथ ही साथ जो पूर्व कोयला मंत्री रह चुके हैं शिबू सोरेन, उन्होंने भी फिलहाल किसी संवाददाता से कोई बात नहीं की है, जबकि सुबह से ही रिपोर्टर्स का जमघट उनके पीछे लगा हुआ है इस बारे में कोई टिप्पणी देने के लिए। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए, अशोक सिंघल और आशीष महर्षि। आशीष के पास हम पहले चलेंगे। आशीष, ये जो एक जिसको कहना चाहिए गलत अलॉटमेंट हुआ, बगैर निगरानी की अलॉटमेंट हुआ, इसमें सबसे दिलचस्प चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी है और पीएसयू भी है। ये क्या माजरा है? आखिर पीएसयू को क्या पर्दा डालने के लिए शामिल किया गया? बिल्कुल तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि पीएसयूज को आपने मेजर शेयर दिया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि मेजर जो कंपनीज हैं वो खुद माइनिंग नहीं करती, वो प्राइवेट को सबलेट कर देती हैं अपनी माइंस। तो निश्चित तौर पे जिन लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए था वो पहुंच रहा है, लेकिन वो एक तरीके से कहा जाए कि एक बैकडोर एंट्री मिल रही है, एक बैकडोर से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो इससे साफ झलक रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या
लोगों को क्या मंत्रालय में, क्या कोयले मंत्रालय में, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्या प्रधानमंत्री को खुद या मंत्रियों को खुद जो कोयले के जिन्होंने कार्यभार संभाला, क्या उनको पता नहीं था? उनको बिल्कुल पता था। उनको जैसे आपने देखा 2G स्कैम में भी उनको पता था स्कैम हो गया और फिर पर्दा डालने की कोशिश की गई। उसी तरीके से कोयले के अंदर भी यही हुआ कि स्कैम हुआ और स्कैम के बाद पर्दा डालने की कोशिश की गई। अमेंडमेंट लाया गया माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर, और वो अमेंडमेंट तब लाया जब पूरा खेल खत्म हो चुका था, 11 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका था और बंदर पाट की जगह जो कंपनी को फायदा पहुंचाना था उनको पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये कि इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो कैसे तय होगी और कौन जिम्मेदार है? यही सवाल आशीष हम सीधे अशोक सिंघल से पूछेंगे। अशोक, कैसे तय होगी अकाउंटेबिलिटी? क्या कोई कार्रवाई होगी किसी दोषी पर? 11 लाख करोड़ छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल, कार्रवाई जहाँ तक सवाल है, प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्टली ये विभाग था। अगर थोड़ा सा इस हिस्सा छोड़ दें, क्योंकि शिबू सोरेन कौन मंत्री ने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद देखते रहे इस मंत्रालय को, और काफी समय तक उन्होंने देखा, और उसी टेन्योर की बात है 2004 से 2009 तक का। तो सवाल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उठता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इस विभाग को देख रहे थे तो कैसे ये घोटाला हुआ, उनकी आंख के नीचे, उनकी नाक के नीचे कैसे घोटाला हुआ? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए कि कैसे हुआ, प्रधानमंत्री जवाब दें। हालांकि सरकार का ये कहना है उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसी फाइल नहीं मिली है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष और उनकी जो बाहर से सहयोगी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उन्होंने साफ तौर से कहा रोक रहे हैं यहाँ पर। जी, अशोक, हम आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मुकुल रॉय इस वक्त